एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्व 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज को पहचानना होगा। समकोण त्रिभुज क्या है उसे देखना होगा। तो आपको पता है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब पहले भी ये पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो तीन कोण मिलकर 180 को हमें पूरा करना है और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। दो किसी में नहीं हो सकता है। दो कोण 90 डिग्री का अगर होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो एक 90 डिग्री का है तो बाकी दो कोण न्यून कोण होंगे। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या है 90 डिग्री का। इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यानी समकोण त्रिभुज में जो भुजा समकोण के सामने होती है उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। उसके बाद अन्य दो भुजाएं जो मिलती हैं इन्हें हम ऊंचाई और आधार पर, जैसे अगर इसे हम ऊंचाई कहेंगे आधार है। इसके पीछे भी रीजन है कि कब ये ऊंचाई का काम करेगा कब ये आधार का काम करेगा। उदाहरण के तौर पर ये देखिए अगर नाम हम दे दें ए बी सी, अगर ऐसे हम नाम दे देते हैं इसका तो ये कोण सी के सामने की जो भुजा है कोण सी के लिए क्या है लंब है यानी ऊंचाई। तो इसके लिए लंब है। सी के लिए लंब कौन है ए बी। सी के सामने कौन है ए बी है इसलिए सी के लिए लंब ए बी है। ठीक है। ये देखिए हो गया। और ये सी के लिए और इसके लिए सी के लिए फिर ये आधार है क्योंकि तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं त्रिभुज में? तीन भुजाएं। अब तीन भुजाओं में हमने देखा कि सी के लिए कर्ण तो फिक्स रहेगा। कर्ण फिक्स है वो समकोण के सामने, कर्ण बदलेगा नहीं। ओके। तो सी के सामने की जो भुजा है वो लंब है और एक भुजा बच गई जिससे सी जुड़ा हुआ है तो इस भुजा को हम आधार कहेंगे। तो सी के लिए लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। और फिर ए के लिए क्या हो जाएगा? ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी और आधार हो जाएगा ए बी। ठीक है। तो हम कहेंगे ऐसे हम लिख देंगे कि कोण सी के लिए ऐसे देखिए कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? सी के लिए लंब सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए बी है ना। और सी के लिए आधार सी के लिए आधार ये हो जाएगा बी सी। और फिर ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए के लिए लंब क्या होगा? बी सी। ए के सामने है ना बी सी। और फिर ए के लिए आधार ए के लिए आधार क्या हो जाएगा? ए बी। उसके सामने देखना एसी तो कर्ण है। एसी तो कर्ण तो फिक्स्ड रहेगा। बाकी ये चेंज होंगे डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। चलिए तो ये हमने देख लिया। अब हम ये समझ गए क्या है। इसकी हमें अब आवश्यकता भी फिलहाल नहीं है। इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी? त्रिकोणमिति जब हम पढ़ेंगे ना तो इसको डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है।
तो जैसा प्रश्न कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन सा कम है? ऊंचाई कम है। कौन कम है? ऊंचाई कम है। किससे? आधार से। तो आधार को अगर हम x माने, क्या माने? x। अगर आधार को x मानेंगे, लंब यानी ऊंचाई हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर, है ना? ऊंचाई x - 7, और ये इसको सेंटीमीटर में अगर हम लिखते हैं तो ये x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि ये इससे कम है। आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। आधार कितना हो गया? x सेंटीमीटर। प्रश्न से त्रिभुज का, ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर। हमने देख लिया। पुनः देखो यहां पर कर्ण 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो इसका वर्ग, फिर ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई कितना? x - 7 है ना, तो x - 7 हम लंब के जगह ऊंचाई भी लिख सकते थे यहाँ पर, और ये सेंटीमीटर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये cm स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा? xcm, इसका स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, अब हम cm स्क्वायर को हटा देते हैं क्योंकि दोनों तरफ है, तो ये 169 हो गया। 13 का जो स्क्वायर होता है वो क्या हो जाएगा? 169, और ये x - 7 होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर है ना, a - b होल स्क्वायर पर x स्क्वायर - 2ab, यानी 2 × x × 7, तो 7 दूनी 14 है ना, 14x और प्लस b स्क्वायर यानी 49, 7 स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो देखिए हम इस तरह से लिखें, इस तरह भी हम ला सकते हैं सबको। तो पहले अभी रहने देते हैं ऐसा ही, आप समझिए पहले इसे। ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये -14x प्लस, बोलिए
49 ये 49। अब हमारी मर्जी इसको इधर ले आए या फिर इसको उधर ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, चलिए क्या करें, इधर ले आए इसको, इधर ही ले आए। चलिए तो क्या हो जाएगा -2x² और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इस पर आएगा यानी पक्ष बदलेगा तो क्या होगा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये 14x और ये क्या होगा -49 और ये क्या है प्लस 169, क्या है प्लस 169 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 120 इज इक्वल टू 0। जब हम -2 कॉमन लेते हैं तो ये प्राप्त हुआ, और जब हम दाहिने पक्ष में भेजेंगे -2 को तो ये गुना में है तो उधर कहाँ जाएगा भाग में, यानी वो 0 के नीचे में चला जाएगा, है ना। तो नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बटे -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए तो x² माइनस 7x और -60 इज इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंडन विधि से हम हल निकालेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जो x² वाला पद है वो यही है ना, x² ही है, और ये अचर पद है, अचर पद -60 है ना, -60 ये है, और बीच में यानी x वाला जो पद है वो -7x है। तो हम क्या करते हैं इस विधि में कि इन दोनों को गुना करते हैं, ये वाला और अचर पद। तो क्या x² वाला और अचर पद, x² वाला हुआ यही है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे -60 से, ये हम करेंगे किसमें रफ वर्ग में करेंगे, तो -60। तो अब -60 हमें मिला x² यहाँ पर, और हमें -7x प्राप्त करना है। तो 60 के ऐसे फैक्टर हमें निकालने होंगे कि हमें 7x मिल जाए। घटाने पर देखते हैं कैसे होगा। 12 पंचे 60, अगर 60 ऐसे है तो 12 और गुने 5 करें कि 12x मल्टीप्लाइड बाय 5x, सॉरी यहाँ पे x होगा। तो यहाँ देखिए ये हम -12 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5x से तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा गुणनफल, है ना। और इन दोनों को जोड़ दें तो हमें बीच वाला प्राप्त हो जाएगा, यानी x वाला पद -12x प्लस 5x इज इक्वल टू -7x। ओके, तो यहाँ देखिए हम इसे लिखेंगे x² माइनस 12x प्लस ये 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ये रफ है, ये रफ वर्ग। चलिए यहाँ पर अब x कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 12 और ये देखिए 5 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए हमें x प्लस 5 यहाँ मिला, क्या हो जाएगा x प्लस 5 और ये दोनों सेम चीजें हैं तो उसमें से एक हम लिख देंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है नहीं तो ये 0 है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। अब यदि x प्लस 5 0 होगा तो x इक्वल टू होगा -5, और यदि x माइनस 12 0 है तो क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा 12। अब यहाँ देखिए
implies x इक्वल टू ये -5 और ये 12, परंतु भुजा की लंबाई माइनस में नहीं होगी, यानी निगेटिव नहीं हो सकती है। हम भुजा अगर मापेंगे तो माइनस में तो भुजा नहीं हो सकती है। भुजा की लंबाई कुछ तो होगी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो, तो माइनस में भुजा नहीं हम लिख सकते हैं, वो नहीं हो सकता है। इसलिए हम x की जगह पे केवल 12 लेंगे। क्या लेंगे? 12, क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए x बराबर 12 होगा, है ना। अतः अभिष्ट माने जो चाहिए, जिसकी इच्छा की गई है, अभिष्ट आधार x था, है ना, आधार x था ना, अभिष्ट आधार बराबर xcm इज इक्वल टू 12cm, है ना। और ऊंचाई बराबर x माइनस 7cm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 12 माइनस 7cm इज इक्वल टू 5cm। सर से हमें आंसर प्राप्त हो गया, नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाल बटन है उसे दबाएं। यदि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, यानी घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।